वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई का जो सीआर आईपीसी और सीआरपीसी जितने भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। उसका एक ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट इसमें हम इस प्रैक्टिस सेट को दो सेट में हम बांट के देखेंगे और इसका 50-50 क्वेश्चन हम करेंगे पहले और दूसरे सेट में। तो यूपीएसआई क्योंकि इसकी डेट निर्धारित हो गई है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, तो इससे रिलेटेड हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट का वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं और आप इस वीडियो से पूरे लगातार जुड़े रहिए और इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीआरपीसी और आईपीसी की जो धाराएं हैं, जो नियम हैं, वो बताए जाएंगे और आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं या आप अपना इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे रूबरू होते रहें। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे फ्रेंड्स, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी हो सकता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जितने भी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो देरी न करते हुए चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, यानी कि भारतीय दंड संहिता कब से शुरू हुई। तो भारतीय दंड संहिता कब से शुरू हुई तो आपको पता होगा ये 1 जनवरी 1862 से शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 1862 को ये प्रवृत्त हुई, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता कब प्रवर्तित हुई, 1 जनवरी 1862 को हुआ। यह अधिनियम अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो अनुमति तो मिल गई थी 6 अक्टूबर 1860 को ही इसकी अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो धारा 1 किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि धारा 1 जो है वो संहिता और उसके प्रवर्तन और उसके विस्तार से संबंधित है, यानी कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन और विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेंसरिया। मेंसरिया से तात्पर्य है, तो मेंसरिया से तात्पर्य यानी कि दुराशय से है। दुराशय को हम एक हिंदी में एक और शब्द में कह सकते हैं जिसे हम मनः स्थिति कहेंगे। मनः स्थिति भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसे भी जाने रहिए। मनः स्थिति भी इसे कहते हैं। मेंसरिया से संबंधित दुराशय। अगला हम बात करेंगे मेंसरिया से संबंधित। अगला हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का शब्द द्योतक है। मतलब स्त्री शब्द का क्या अर्थ है तो स्त्री शब्द का अर्थ है कि यानी जन्मजात से, यानी किसी भी उम्र की जो महिला है उससे संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं वो जन्मजात है, यानी कि किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, उसे ही स्त्री कहा जाएगा। और इसी तरीके से अगर पुरुषों में बात की जाए तो सेम तरीका है कि पुरुषों में भी छोटे से लेके बुढ़ापे तक, यानी कि वृद्ध अवस्था तक भी कोई सा भी हो सकता है। आगे हम बात करेंगे। अगले पे हम बात करते हैं जो भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। तो अगला फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो स्त्री शब्द द्योतक है किसका, किसी भी उम्र की स्त्री का। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो भारत को धारा 18 में परिभाषित किया गया है। परिभाषित धारा 18 में किया गया है। आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो आपको वक्त लग जाएगा। और इसमें जो लिखा है जम्मू कश्मीर के सिवाय, तो अब जम्मू कश्मीर के सिवाय नहीं, अब पूरे भारत में ये लागू है, यानी कि पूरे भारत में ये लागू है। अब जम्मू कश्मीर में 370 हट गया है, इसलिए पूरे भारत में लागू है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में है? तो सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के धारा 34 में है। धारा 34 में ये प्रावधान है। आगे हम चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 प्रतिबद्ध है, प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धवाद धारा 34 से प्रसिद्धवाद रिलेटेड कौन सा है? तो आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड प्रसिद्धवाद जो है वो वारिंद्र कुमार घोष और घोष बनाम एम्परर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपराध की परिभाषा दी गई है। तो अपराध की परिभाषा किसमें दी गई है? तो अपराध की परिभाषा दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में यह परिभाषा दी गई है। अगला हम बात करते हैं, अगला चलते हैं हम भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 42 के अधीन में प्रयुक्त है। प्रयुक्त विधि है, विधि स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? जो 1860 के भारतीय दंड संहिता के अधीन 42वें धारा में जो स्थानीय विधि है वो कहाँ पर लागू होगी? तो भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू होगी। अगले पे चलते हैं। तो भारतीय दंड संहिता के कितने प्रकार से दंडों को व्यवस्था की गई है? मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो दंड की व्यवस्था 5 तरीके से की गई है। आइए 5 तरीके का हम दंड देख ही लेते हैं। दंड कितने 5 तरीके के होते हैं? सबसे पहले तो मृत्युदंड हो सकता है, दूसरा आजीवन कारावास हो सकता है। इसके अलावा कारावास 2 तरीके का होगा। कैसे? जो सश्रम कारावास होता है, एक सामान्य कारावास होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सश्रम कारावास और सामान्य कारावास। इसके साथ ही 5वां हो गया संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जुर्माना और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। अगला पर चलते हैं। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है यानी कि मृत्यु दंड देता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो आपराधिक दायित्व से मुक्त धारा 78 के तहत है क्योंकि वो धारा 78 के तहत किसी कोर्ट के द्वारा वो कोर्ट की बात को मान रहा है, कोर्ट जो कहा है कोर्ट के कहने के अनुसार वो काम कर रहा है, इसलिए वो किसी आपराधिक दायित्व से मुक्त है। अगला हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित कौन सा वाद है? तो मैकनॉटन वाद है। मैकनॉटन वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगले में हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो अनैच्छिक मतता क्या है? तो अनैच्छिक मतता धारा 85 में है। यानी कि बिना किसी के इच्छा के अगर उसे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया जाए और उसके बल पर वो अपराध करा लिया जाए तो वो इस तरह के अपराध से मुक्त होगा। इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दुष्प्रेरणा का अपराध किया जा सकता है? तो दुष्प्रेरणा का अपराध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अधिकार किया जा सकता है। दुष्प्रेरण यानी कि किसी के लिए उकसाना। तो उकसाने का कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उकसाने के तरीके, यानी कि उकसाने के द्वारा और षड्यंत्र के द्वारा और सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण से संबंधित है। अगला हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र द्वारा दंड दिया गया है? तो आपराधिक षड्यंत्र धारा 120B में दिया गया है। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा नीतीश अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत व मानहानि को फैलाता है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो उसे राजद्रोह के लिए दंडित किया जा सकता है। अगला हम चलते हैं। अगला है हमारा तो उसे राजद्रोह के लिए दंडित किया जाएगा। अगला बात करते हैं विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक हैं। कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? तो कम से कम 5 व्यक्ति आवश्यक हैं। अगला हम करते हैं बलवा के दोषी को कितने वर्ष का कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो बलवा के दोषी को 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। बलवा के दोषी के तहत धारा कौन सी है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 147।
नेक्स्ट पे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। अगला चलते हैं। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो इसका उल्लेख धारा 153 में किया गया है। अगला हम बात करते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो दंगा को धारा 159 परिभाषित करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध के अंतर्गत आता है। किस अपराध के अंतर्गत आता है? तो धारा 186 भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत ये अपराध की श्रेणी में आता है। किसी लोक सेवक को कार्य न करने देना धारा 186 के तहत आईपीसी की अपराध है। अगला बात करते हैं। मिथ्या साक्ष्य देना यानी कि झूठा साक्ष्य देना से संबंधित परिभाषा किसमें दी गई है? तो झूठा साक्ष्य अगर दे रहे हैं तो धारा 191 में ये परिभाषित किया गया है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है। और साथ ही साथ 192 की बात करें, अगर ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा रहा है या सोचा जा रहा है या बनाया जा रहा है तो धारा 192 के तहत दंड दिया जाएगा। अगला हम बात करते हैं। अगला हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। बलात्संग से की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो भारतीय दंड संहिता के धारा 228 का के तहत ये दंडनीय है। अगले पे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? तो अंतर किसमें स्पष्ट किया गया है? तो यह अंतर स्पष्ट किया गया है और वो रेग बनाम गोविंदा यानी कि आर बनाम गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा के उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक वध क्या है और हत्या क्या है, इसमें अंतर बताया गया है। अगला हम बात करते हैं। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। तो वो प्रमुख वाद किससे संबंधित है? तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है, यानी कि अचानक या किसी अचानक कोई हत्या आपसे हो जाती है या किसी से कोई हत्या हो जाती है तो वो अपराध के दायित्व से मुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। यह किस उसमें अभिनिर्धारित किया गया था? तो ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में यह निर्धारित किया गया था कि जो मृत्युदंड है वो विरले से विरलतम अपराधों के लिए ही दिया जाना चाहिए। अगला हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु से संबंधित अंतर्विष्ट है? तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? तो धारा 304 बी यानी कि 304 खा। अगला हम बात करते हैं। अगला हमारा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध किया गया है? तो अभी 364 का में अपहरण के लिए व्यापरण के लिए फिरौती के लिए अपहरण किया जाए उसके बारे में दंड का प्रावधान किया गया है। इसके पहले हमने बात किया था दहेज के लिए। तो अगर दहेज से किसी तरीके से दहेज किसी के द्वारा मांगा जाता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? तो किसमें दिए हैं उच्चतम न्यायालय ने मार्गदर्शक सिद्धांत? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में ये कोर्ट ने यह सिद्धांत दिया है। अगले पे हम बात करते हैं। अगला है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? अगर लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है उसमें किसी व्यक्ति के आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। अगले हम बात करते हैं। अगला हम आत्मरक्षा का अधिकार है। तो आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर से की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, यानी कि उपरोक्त सभी ये सही है। इस तरीके से आप आत्मरक्षा कर सकते हैं इतने चीजों में। अगले हम बात करते हैं। अगला हमारा
38 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं, भारत महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो दंडनीय किसके तहत है? तो भारतीय दंड संहिता में यानी कि आईपीसी में महिला पर अगर लज्जा को उसके भंग करने का कार्य किया गया है तो आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। अगला हम बात करते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो वो शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित, यानी कि शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। अगला हम बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है रेप से संबंधित, बलात्कार से संबंधित है 376। अगला हम बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो आपराधिक षड्यंत्र को धारा 120 के का में परिभाषित किया गया है। अगला हम बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? दंगा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो दंगा को धारा 159 में परिभाषित किया गया है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 114 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो धारा 303, 14 और 11 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा छल की सजा का संबंध है। तो छल की सजा का संबंध किससे है? तो छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? तो आईपीसी की धारा 417 से संबंधित है छल की धारा। अगला हम बात करेंगे, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो ऐसा अपराध जिससे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अपराध जो है वो उसकी तैयारी भी दंडनीय है भारतीय आईपीसी के तहत। अगला हम बात करेंगे, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? तो आईपीसी के धारा 306 में आत्महत्या के लिए दंड दिया जाएगा। अगला हम बात करते हैं, आईपीसी की किस धारा में गहरी चोट या ग्रेवियस गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार की गहरी चोटों का उल्लेख किया गया है। अगर इस तरीके से चोट लगती है तो धारा 320 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। अगला हम बात करते हैं, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? तो धारा 141, यानी कि इसमें 5 लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते हैं। धारा 141 के तहत यह दंडनीय है। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? तो एस वरदराजन और बनाम स्टेट का संबंध आईपीसी की धारा 363 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रामू सोहन के घर खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? तो उसने हाउस ब्रेकिंग यानी कि सेंधमारी का कार्य किया है, का अपराध किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है? तो अभी उक्त दोनों में, यानी कि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, यानी कि कोई जो फरार मुजरिम है अगर जिसे मृत्यु दंड दे दिया गया है और जिसे आजीवन कारावास दे दिया गया है वो फरार है और वो पुलिस को उतना इसका अधिकार है कि वह उसे मृत्यु दंड भी दे सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस केस में आश्वस्त मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो ये किस केस में हुआ था? तो ये हुआ था मैकनॉटन केस में आश्वस्त यानी कि बचाव या अनसाउंड माइंड का जो बचाव केस है वो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था मैकनॉटन केस में। अगला हम बात करते हैं, अगले पर बात करेंगे, इसमें आज इस वीडियो में हम अपना आईपीसी की जो धाराएं हैं वो सब हम कर लेंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे सीआरपीसी की धारा।
अगला हम सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो अभी जयदेव बनाम स्टेट का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। अगला हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया, यानी कि अब यहाँ से हमारा CRPC शुरू हो जाएगा। CRPC यहाँ से अब शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको ये मिलेगा और इसमें हम बात करेंगे CRPC में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जब से CRPC शुरू होगा, यानी कि CRPC कब से शुरू हुआ है और इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये था फ्रेंड्स आज का आपका जो IPC की बात कर रहे थे हम। IPC को हमने आज डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ताकि आपको प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं IPC की कुछ धाराएं, और इसके साथ ही इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकंड पार्ट में CRPC से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके प्रैक्टिस में हैं उसको हम सभी डिस्कस करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।